Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। जैसा कि मैंने कहा था कि हिंदी का शिक्षण टेस्ट नंबर 10 आज आपके लिए आ रहा है, तो ये टेस्ट आ चुका है साथियों। बहुत ही अच्छे शानदार लाजवाब क्वेश्चन इस टेस्ट में देखने को मिलेंगे। व्याकरण के भी क्वेश्चन है, विधियों के भी क्वेश्चन है, तो एग्ज़ाम पेपर जैसी फीलिंग इस टेस्ट में आपके आने वाली है। पूरे प्रश्नों को करके देखना लेकिन आप। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है, विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा वैचारिक, विचारिक, विचोरिक और वैचारिक। तो साथियों, विचार मूल शब्द है जिसमें आप एक प्रत्यय अगर लगाते हो तो ये शब्द बन जाएगा वैचारिक। यहाँ ये वाला जो वैचारिक इसमें बड़ी की मात्रा है तो ये गलत हो जाता है, यहाँ ये छोटी की मात्रा है। चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं मित्रों। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? पीढ़ियों, विशेष, लड़ना और सैकड़ों। तो साथियों, पीढ़ियों में यो प्रत्यय लगा हुआ है, लड़ना में ना प्रत्यय, सैकड़ों में ओ प्रत्यय लगा हुआ है, सैकड़ा प्लस ओ सैकड़ों शब्द बन जाता है, और विशेष में वी उपसर्ग लगा हुआ है शेष में, तो इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। अतः आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं साथियों। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा और ब्रह्मा। तो देखिए, जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा ये तीनों ईश्वर के पर्यायवाची, लेकिन ब्रह्मा तो एक नाम है ईश्वर का। क्या है? नाम। तो ऐसे जैसे विष्णु है, ब्रह्मा है, गणेश है, शिव है, तो ये तो नाम है। पर्यायवाची क्या है? परमेश्वर, परमात्मा, जगदीश। तो साथियों प्रश्न 3 में आपका चौथा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। जेहन का अर्थ किससे लिया जाता है? दिमाग से, ख्याल से, सपनों से और दिल से। तो साथियों जेहन, हम कहते हैं ना कि तुम्हारे जेहन में ये बात आ गई ना, तो जेहन मतलब दिमाग में। साथियों किसमें? दिमाग में। तो जेहन का अर्थ लिया जाता है दिमाग से। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे मित्रों। देखिए पांचवा क्वेश्चन आपके है, किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? वास्तविकता, ज्ञानवान, विशेषता और विचारधारा। देखिए ज्ञानवान में वान प्रत्यय जुड़ा हुआ है, विचारधारा में धारा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, विशेषता में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है और वि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। लेकिन वास्तविकता में मूल शब्द है साथियों वास्तव। वास्तव में एक प्रत्यय लगाया तो वास्तविक बन गया, और इसमें प्लस ता प्रत्यय लगाया तो वास्तविकता बन गया। तो इसमें एक और ता प्रत्यय जुड़े हुए साथियों वास्तविकता में। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 5 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। आपके प्रश्न नंबर 6 है, भूखंड शब्द में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और तत्पुरुष। तो भूखंड, भूखंड का मतलब होता है भूमि का खंड, मतलब तत्पुरुष समास, संबंधित का के की संबंध तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है साथियों। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 6 में। क्लियर है ये भी सभी के? चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या संज्ञा है? तो मित्रों भारतीय शब्द किससे बना है? भारत शब्द से, जो कि भारत शब्द तो एक संज्ञा शब्द है, देश का नाम है ये, व्यक्तिवाचक। लेकिन इसमें आप ई प्रत्यय अगर लगा देते हो तो ये शब्द बन जाता है भारतीय, जो कि एक विशेषण शब्द बन जाता है साथियों। तो विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 मित्रों, प्रश्न नंबर आपके 8 आता है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो जो शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है वो आपको बताना है। दर्शन, मन, पराठा और सितार। तो मित्रों मन तो एक वचन में आएगा, सितार, पराठा सदैव की बात की जा रही है, तो दर्शन सदैव बहुवचन में रहेगा। हालांकि ये एक वचन और बहुवचन में दोनों में प्रयुक्त हो जाता है, लेकिन दर्शन शब्द सदैव बहुवचन में रहेगा, क्योंकि आप कहते हो ना कि हमने दर्शन कर लिए, अब यूँ थोड़ी क्या हो गया, दर्शनों कर लिए। तो साथियों इस प्रकार यहाँ प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 8 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं।
कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है? घी, गीत, घर और सखी। तो साथियों सखी का तो सखियों हो जाता है, गीत का गीतों हो जाता है, घर का घरों हो जाता है, लेकिन घी का घियों या इसका कुछ नहीं होता है। तो साथियों ये जो घी शब्द है इसका बहुवचन नहीं बनेगा। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 9 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि। तो स्वच्छंद का संधि विच्छेद होता है स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद बराबर यहाँ पे चे का आगमन हो जाता है तो शब्द बन जाता है स्वच्छंद, अर्थात इसमें व्यंजन संधि है मित्रों। कौन सी संधि है? व्यंजन। मतलब विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 10 में। सभी को ज्ञात होगा कि 20-20 प्रश्न, 30-30 प्रश्न मैक्सिमम में 15 से 20 मिनट का टाइम लेता हूँ। तो क्योंकि मुझे पता है साथियों कि टाइम की कमी है आप लोगों के पास भी, लेकिन इस टाइम में भी बेस्ट चीज़ें कम समय में आपको अवेलेबल अधिक चीज़ें उपलब्ध करा दूंगा। प्रश्न नंबर 11 है, कायर की भाववाचक संज्ञा है अकायरता, कायरत्व, कायरपन और कायरता। तो कायरपन, कायरत्व ये नहीं होगा भाववाचक, नहीं अकायरता, बल्कि रहेगा इसका कायरता। कायर तो मूल शब्द है कायर। अब कायर की भाववाचक संज्ञा आपको बनाना है तो फिर कायरता इसका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा साथियों। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 11 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्गों व प्रत्ययों से बना हुआ है? आ, ई और कता, अधि, इक और आ, अधि, ई और कता और आद्य, क और ता। तो साथियों आध्यात्मिकता के अगर हम टुकड़े करें, इसका विश्लेषण करें तो इसका विश्लेषण होगा अधि प्लस आत्म प्लस इक प्लस ता बराबर शब्द बनेगा आध्यात्मिकता। तो इसमें आत्म शब्द मूल है, अधि उपसर्ग है, इक प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। मतलब दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न संख्या 12 में। क्लियर है ये भी सभी के? चले नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे मित्रों। आपके प्रश्न नंबर 13 आता है, देखिए प्रश्न नंबर 13 को, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों को सस्वर वाचन में सक्षम बनाना, छात्रों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना, छात्रों को सुलेख व श्रुतलेख लिखने में सक्षम बनाना और व्याकरण के नियमों का विशद ज्ञान देना। तो साथियों प्राथमिक स्तर पर पूछा है हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिएगा सस्वर वाचन में वो सक्षम बने, ये भी एक शिक्षण का उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर। वो शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित हो, ये भी एक उद्देश्य है। सुलेख और श्रुतलेख लिखने में वो सक्षम हो, लेकिन ये तीनों तो उद्देश्य रहेंगे, किंतु चौथा जो विकल्प है व्याकरण के नियमों का विशद ज्ञान देना, साथियों ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। पठन कौशल से अभिप्राय है लिपि चिन्हों की पहचान, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना और पढ़कर समझना। तो पठन कौशल का मतलब ऐसा नहीं है कि लिपि चिन्हों को पढ़ लिया तो उसको ही आप पठन कौशल बोल दोगे, या शब्दों को पढ़ लिया तो वही पठन कौशल है। वक्त पढ़ने से मतलब नहीं है, बात है पढ़कर समझना। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को पढ़ते हो और अगर उसको पढ़कर आप नहीं समझ रहे हो तो फिर उसे भी हम पठन कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते साथियों। उचित अर्थ इसका पढ़कर समझना ही होता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। सुनना कौशल में शामिल है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, शांतिपूर्वक सुनना और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। तो साथियों सुनना कौशल का मतलब ये नहीं है कि आप शांतिपूर्वक सुन रहे हो मतलब सुनना कौशल प्राप्त कर लिया, नहीं। सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति करना ही सुनना कौशल नहीं है। जैसे पढ़ना कौशल में सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं होता है, पढ़कर समझना भी। उसी प्रकार सुनने कौशल में भी साथियों दूसरों की बात सुनने में रुचि होना चाहिए, धैर्य के साथ सुनो और फिर उस पर प्रतिक्रिया भी दो।
तभी उसको श्रवण कौशल पूर्ण रूप से हम कहेंगे मित्रों। विकल्प नंबर दूसरा सही रहेगा। देखिए, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, ये भी ठीक है, लेकिन उसमें रुचि, धैर्य, प्रतिक्रिया, 3 चीजें आ रही है दूसरे विकल्प में, इसलिए आपका दूसरा ही विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 15 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 16, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य होना चाहिए, कि बच्चों को हम जो कहानी सुनाते हैं उसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि बच्चों को प्रसन्न करना, कि हम उनको प्रसन्न कर सके, बच्चों को एकाग्रचित करना, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना और बच्चों को अनुशासन में रखना। तो साथियों देखिएगा, बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए कहानी नहीं सुनाते हैं साथियों, कल्पना शक्ति का विकास, एकाग्रचित, प्रसन्न करने के लिए भी नहीं, बल्कि कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य होता है कि उनकी कल्पना शक्ति का विकास हो। क्या हो साथियों? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए ही कहानी सुनाई जाती है, ये इसका मूल उद्देश्य माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 16 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार में उनके वृद्धि हो, भावों की अनुभूति आए, तुकबंदी का ज्ञान हो और रोमांच की अनुभूति आए। तो साथियों कविता शिक्षण का मतलब ऐसा नहीं है कि रोमांच की अनुभूति आए, तुकबंदी, शब्द भंडार नहीं, बल्कि भावों की अनुभूति, कि उसके जो मूल भाव है, कविता किस लिए सुनाई जा रही है, उन सभी मूल भावों की अनुभूति हो, ये कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है मित्रों। मतलब प्रश्न संख्या 17 में आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18 है, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान देना, सामान्य ज्ञान देना, चरित्र निर्माण करना और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है भाषा का ज्ञान देना, जबकि पद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है भावों की अनुभूति कराना। दोनों को ही याद रखना है। जबकि अपन ने देखा था नाटक शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है कल्पना शक्ति का विकास करना। तो विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। तो साथियों आपने इस क्वेश्चन में रंगमंच प्रणाली भी पढ़ रखा होगा, लेकिन वो गलत है, क्योंकि रंगमंच प्रणाली में क्या टाइम बहुत ज़्यादा व्यतीत होता है, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है साथियों, और साथ में व्यय धन का भी बहुत ज़्यादा व्यय होता है मित्रों, और साथ में अन्य जो कक्षाएं वो भी बहुत ज़्यादा बाधित हो जाती है। इसलिए इस प्रणाली में कई सारे दोष है। हालांकि ये भी एक बेस्ट प्रणाली है, लेकिन कक्षा अभिनय प्रणाली में ये सभी चीज़ें नहीं होती है। न तो धन का व्यय होता है, न समय का व्यय होता है, न अन्य कक्षाएं बाधित होती है, और बालक अभिनय कला का विकास बालक के अंदर हो ही जाता है। तो विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 19 में। आज के 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक और क्वेश्चन है साथियों, 20 ही क्वेश्चन है इस टेस्ट में, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपको टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा, सामान्य लगा या बहुत ही खराब लगा। तो प्रश्न नंबर 20 है, लिखना एक तरह की बातचीत है, एक यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है और पढ़ने के बाद सीखा जाता है। तो मित्रों लिखना, देखिए इसके बाद में आपके एक और टेस्ट आ रहा है, तो उस टेस्ट को भी आप जरूर अटेंड करिएगा। लिखने का मतलब होता है, देखो यांत्रिक कौशल नहीं है, जटिल कौशल नहीं है, पढ़ने के बाद नहीं सीखा जाता, ये चीज़ें अलग है, विशेष स्पेशल है, यह एक तरह की बातचीत है। तो पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 20 में।